हाँ जी बच्चों, तो कल हमने रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा था ना, डिजीज डिस्कस कर रहे थे उसके कुछ, है ना। रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो कुछ डिजीज था वो डिस्कस किया था हमने। डिजीज डिस्कस नहीं किया था, जनरल टर्म डिस्कस किया था। साउंड नहीं है, क्या हो गया साउंड? आवाज नहीं आ रही है आप लोगों को? ठीक है ठीक है ठीक है, चलो देखो, यहाँ देखो, अभी टर्म यूज करने को इधर सीओपीडी कहते हैं, सीओपीडी। This term called COPD. इसे कहते हैं क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज कहा जाता है इसको। ठीक है, और इस डिजीज में देखिए, इसमें अस्थमा आता है, इसमें एम्फाइसीमा आता है, और इसमें ब्रोंकाइटिस भी आता है। अस्थमा, एम्फाइसीमा एंड ब्रोंकाइटिस। अस्थमा जानते हैं आप, ये एक एलर्जिक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर है। एलर्जी की वजह से अस्थमा होता है, पता। एम्फाइसीमा का जो मेन कारण है वो स्मोकिंग की वजह से होता है। ब्रोंकाइटिस भी स्मोकिंग की वजह से ही होता है। एम्फाइसीमा में क्या होता है बताओ? जैसे इसमें जो एल्वेलाई होता है ना, देखो देखो, दो एल्वेलाई के बीच में सेप्टा होता है, सेप्टा, इसे कहते हैं सेप्टा। ये एल्वेलाई है, ये एल्वेलाई है। एम्फाइसीमा में क्या होता है, ये सेप्टा डिजनरेट कर जाता है और ये सिंगल बन गया, देखो एल्वेलाई एक ही हो जाता है, तो सेप्टा इसमें क्या हो गया, डिजनरेट कर जाता है, डिजनरेट कर जाता है। तो एम्फाइसीमा में ये सेप्टा डिजनरेट कर जाता है, तो सरफेस एरिया कम हो जाएगा, रिड्यूस्ड सरफेस एरिया कहते हैं, रिड्यूस्ड सरफेस एरिया कहा जाता है। और ब्रोंकाइटिस भी एक तरह का, ये भी एक तरह का इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर ही है। बहुत कॉमन है ये, मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर कहते हैं ये लंग्स का, ब्रोंकाइटिस। मैक्सिमम लोगों में, जो लोग बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, उनमें काफी कॉमन है ये। तो ब्रोंकाइटिस मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर कहा जाता है आपके ऑब्स्ट्रक्शन का। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज में सबसे कॉमन प्रॉब्लम ब्रोंकाइटिस का होता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये सारा टर्म याद रखिएगा, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। और देखो, एक इसमें टर्म यूज करते हैं ओएलडी, ओएलडी कहते हैं, ओल्ड। इसको ऑक्यूपेशनल लंग्स डिसऑर्डर कहा जाता है।
इसे ऑक्यूपेशनल लंग्स डिसऑर्डर कहते हैं, OLD। जिस जगह पे आप वर्क कर रहे हो, देखो OLD कहते हैं ऑक्यूपेशनल, मतलब ये जैसे फैक्ट्री वर्कर्स में होता है, वेरी कॉमन इन फैक्ट्री वर्कर्स, very common in factory workers due to polluted environment at workplace। जिस जगह पे वो काम कर रहा है उस जगह का एनवायरनमेंट में वो पॉल्यूटेड होता है, जिससे लंग्स के अंदर फिब्रोसिस कहते हैं, लंग्स फिब्रोसिस, लंग कैंसर भी होता है इससे। तो ऑक्यूपेशनल लंग डिसऑर्डर की वजह से आप पढ़ेंगे लंग फिब्रोसिस एंड लंग कैंसर, दोनों चीजें होती हैं। देखो ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ऑक्यूपेशनल लंग्स डिसऑर्डर। जिस फैक्ट्री में आप काम कर रहे हो, कोल का माइंस होता है, या फिर आयरन का फैक्ट्री होता है, ग्लास का फैक्ट्री होता है, एल्युमिनियम की फैक्ट्री होती है, तो जिस जगह पे आप काम कर रहे हैं वो जो डस्ट वहां का होता है, वो डस्ट आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में एंटर करता है, जिसकी वजह से लंग्स में फिब्रोसिस होता है और लंग्स में कैंसर भी होता है। तो ये भी याद रखिएगा, OLD कहते हैं, ऑक्यूपेशनल लंग्स डिसऑर्डर। ठीक है, समझ में आ गया? और देखो एक टर्म होता है साइनोसिस। साइनोसिस कहते हैं, इसको ब्लू बेबी भी कहा जाता है। साइनोसिस में कहते हैं क्या होता है, ब्लू coloration of skin due to increased level of deoxygenated hemoglobin in blood, hemoglobin in blood। इसे साइनोसिस कहा जाता है। साइनोसिस, स्किन का कलर ब्लू होने लगता है क्योंकि आपके ब्लड में डीऑक्सीनेटेड हीमोग्लोबिन का अमाउंट बढ़ जाएगा। माइक का आवाज कम है। अब ठीक है? अब आवाज सही है? या तो अपना माइक चेक करो ना। तो ये मैंने बता दिया आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो कुछ डिसऑर्डर्स हैं आपके लंग्स के। ठीक है, समझ में आ गया सबको? बाकी देखो डिजीज वगैरह जानते हैं, अब ट्यूबरकुलोसिस होता है, डिप्थीरिया होता है ना, ये सब भी लंग्स का ही डिसऑर्डर है, बट वो सब डिजीज में पढ़ेंगे आप। फिलहाल ये इतना बता दिया गया, ये पॉइंट यहाँ पे याद रखिएगा। एंड दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इसको मिटा दो यहां से, लिख लिया सबने इसको? ठीक है, चलो।
देखिए अब नेक्स्ट चैप्टर बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। तो देखो इसमें एक्चुअली आप जानते हैं कि इस चैप्टर में आपको ब्लड के बारे में पढ़ना है, ब्लड का कंपोजिशन, ब्लड ग्रुप और RH फैक्टर, इनकॉम्पेटिबिलिटी, इनकॉम्पेटिबिलिटी कहते हैं, है ना। ब्लड क्लॉटिंग और दूसरा स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। इसमें ब्लड वेसल के बारे में और हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। तो देखो ब्लड में कंपोजिशन, ब्लड ग्रुप, RH फैक्टर, इनकम्पेटिबिलिटी एंड ब्लड क्लॉटिंग। तो जहां तक ब्लड के कंपोजिशन की बात है तो ये कंपोजिशन हम पढ़ चुके हैं अपने टिश्यूज वाले चैप्टर में, ये पढ़ चुके हैं ना। ब्लड का कंपोजिशन हमने टिश्यूज में कवर किया हुआ है। एनिमल टिश्यूज वाले चैप्टर में ब्लड का कंपोजिशन हमने पढ़ लिया था, पढ़ लिया था ना। ठीक है, तो हमें पढ़ना है ब्लड ग्रुप के बारे में, RH फैक्टर के बारे में और ब्लड क्लॉटिंग के बारे में। यहां पर हमें ब्लड ग्रुप, RH फैक्टर और ब्लड क्लॉटिंग के बारे में डिस्कस करना है, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि अगर आप ब्लड ग्रुप के बारे में जानते हैं तो ये एक मल्टीपल एलील कैरेक्टर होता है, जिसमें IA, IB और स्मॉल I, 3 एलील्स आर देयर जो कंट्रोल करते हैं आपके ब्लड ग्रुप को। ये तो जेनेटिक्स में पढ़ा है आपने कि 3 एलील्स आर देयर टू कंट्रोल डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप। और आप ये जानते हो कि ब्लड ग्रुप मेनली कहते हैं, अगर आप ब्लड ग्रुप के बारे में देखें तो A, B होता है, AB होता है और O होता है। ब्लड ग्रुप A IA, IA या IA और स्मॉल I लिखते हैं। ब्लड ग्रुप B IB, IB या फिर IB और स्मॉल I लिखा जाता है। एलील कॉम्बिनेशन देखिए, इसमें एक ही होता है IA और IB और O का मतलब सिंगल स्मॉल I होता है। ये आपके जीनोटाइप्स हैं। ये पता है कि ए ब्लड ग्रुप के 2 जीनोटाइप होते हैं, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस कहते हैं, है ना। वैसे बी का भी होता है, AB का एक ही होता है, O का एक ही होता है। और याद रखिएगा देखो, व्हेन वी से ब्लड ग्रुप लाइक A, B वगैरह क्या है, देखो यहां पर देखो,
देखो, जैसे मान लिया जाए ये हमारा आरबीसी है और ये हमारा ब्लड प्लाज्मा का पार्ट है। आरबीसी एंड ब्लड प्लाज्मा। अब कैसे हम ब्लड ग्रुप डिसाइड करते हैं वो देखिए। आरबीसी के सरफेस पे ये ए एंटीजन कहा जाता है। आरबीसी के सरफेस पे एक एंटीजन ए होता है। एंटीजन जानते हैं क्या होता है? एक तरह का कार्बोहाइड्रेट यूनिट होता है। देखो एंटीजन वगैरह जो होता है यहाँ पर ए एंटीजन कहा जाता है इसको। एंटीजन कैन बी एनीथिंग, बट ये जो आपका ए बी एंटीजन वगैरह होता है ये आपके छोटे छोटे कार्बोहाइड्रेट्स के यूनिट्स होते हैं। तो एंटीजन अगर ए आरबीसी की मेम्ब्रेन पे होता है तो देखो प्लाज्मा में देखिए ये स्मॉल में लिखते हैं बी एंटीबॉडी लिखा जाता है। एंटीबॉडी प्लाज्मा में होता है और एंटीजन आरबीसी के सरफेस पे होता है। एंटीबॉडी हमेशा ब्लड के प्लाज्मा में होगा और एंटीजन हमेशा आरबीसी के सरफेस पे होता है। याद रखिएगा, या तो ऐसा कंडीशन होगा या देखो ये आरबीसी है, यहां पर एक ए एंटीजन है और एक आरएच एंटीजन भी होता है। आरएच एंटीजन कहते हैं। ए एंटीजन भी है और आरएच एंटीजन भी है और प्लाज्मा में बी होता है। बी प्लाज्मा में होता है एंटीबॉडी। तो अगर आरबीसी पे केवल ए एंटीजन है तो इसे कहते हैं ए नेगेटिव, और अगर आरबीसी पे दोनों है, ए भी है और आरएच फैक्टर भी है, इसे कहते हैं ए पॉजिटिव। समझ में आ गया? तो देखो आरएच फैक्टर अगर है तो वो ए पॉजिटिव है, नहीं है तो ए नेगेटिव है। और एंटीबॉडी हमेशा अपोजिट होता है। देखो छोटे में लिखते हैं, स्मॉल में लिखा जाता है और वो हमेशा प्लाज्मा में होता है। सिमिलरली देखिए अगर हम यहां पर ऐसे देखो, अगर आरबीसी के सरफेस पे बी एंटीजन है और आरएच एंटीजन है, देखो दोनों है और यहां पर एंटीबॉडी ए होता है। ये देखिए ये आरबीसी का स्ट्रक्चर है। यहां पर केवल बी एंटीजन है, यहां पे आरएच नहीं है और यहां पर देखो ए है। तो ये क्या हो गया? इसे कहते हैं बी पॉजिटिव और इसे कहते हैं बी नेगेटिव। तो ये हो गया ए का दो टाइप, ये हो गया बी का दो टाइप। सिमिलरली देखो यहां पर, यहां देखिए अगर मान लो ये आरबीसी है और यहां पर ए एंटीजन भी है, बी एंटीजन भी है और यहां पे कोई एंटीबॉडी नहीं है, नो एंटीबॉडी, नो एंटीबॉडी। देखिए ये आरबीसी का स्ट्रक्चर है। यहां पर ए एंटीजन है, बी एंटीजन है और यहां पे आरएच एंटीजन भी है और यहां कोई एंटीबॉडी नहीं है। तो इसको क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे ए बी नेगेटिव और इसे कहते हैं ए बी पॉजिटिव। दोनों एंटीजन है केवल ए और बी और एंटीबॉडी नहीं है तो ए बी नेगेटिव है। तीनों एंटीजन है, ए बी है, बी भी है, आरएच भी है और कोई एंटीबॉडी नहीं है प्लाज्मा में, तो उसे क्या बोलेंगे बताओ? उसे कहते हैं ए बी पॉजिटिव। और देखिए यहां पर ये आरबीसी है मान लो, अगर यहां पे कुछ नहीं है और यहां पर दोनों एंटीबॉडी है ए और बी,
इसे कहते हैं O नेगेटिव। और यहां देखो ये आरबीसी है और यहां पर केवल आरएच एंटीजन है और यहां दोनों एंटीबॉडी ए और बी है, इसे कहते हैं O पॉजिटिव। तो जो नेगेटिव पॉजिटिव कहते हैं ये डिपेंड करता है कि आरएच एंटीजन आपके आरबीसी के सरफेस पे है या नहीं है। समझ में आ गया सबको ये? ठीक है। सबसे जो रेयरेस्ट कहते हैं एबी नेगेटिव सबसे कम होता है, देखा जाए ब्लड ग्रुप में वन ऑफ द रेयरेस्ट पार्ट में एबी नेगेटिव। वैसे नेगेटिव वैसे ही कम होता है, देखो यहाँ पर वैसे देखो, यहाँ देखिए देखो, अरे ओ में क्या है, ओ में देखो, ओ में कोई अगर आरबीसी के ऊपर कोई एंटीजन नहीं है, आरबीसी विदाउट एंटीजन, देखो आरबीसी विदाउट एबी एंटीजन और दोनों एंटीबॉडी प्लाज्मा में होता है, बोथ एंटीबॉडी प्लाज्मा, बोथ एंटीबॉडी इन प्लाज्मा। तो ये आपका ओ नेगेटिव है। यहां देखो आरबीसी विथ ओनली आरएच एंटीजन कहा जाता है और दोनों एंटीबॉडी प्लाज्मा में है, तो ये ओ पॉजिटिव हो गया। आरएच फैक्टर अगर होगा तो पॉजिटिव होगा, नहीं होगा तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है। और देखो अब लिखते हैं कि वर्ल्ड में, वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात करें अगर, तो 85% लोग आरएच पॉजिटिव होता है और केवल 15% लोग ही आरएच नेगेटिव होता है। मतलब इस नेगेटिव में ए बी नेगेटिव भी है, ओ नेगेटिव भी है, ए नेगेटिव भी है और बी नेगेटिव भी है, 15% है। और डेटा ये कहता है ये रेयरेस्ट होता है, सबसे कम ए बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप मिलेगा। ठीक है। और आप जानते हो कि जो इसमें ओ नेगेटिव होता है इसको बेस्ट डोनर कहा जाता है, बेस्ट डोनर कहते हैं ओ नेगेटिव। और जो ए बी पॉजिटिव होता है उसको बेस्ट एक्सेप्टर कहा जाता है। ओ नेगेटिव सबसे अच्छा डोनर होता है और ए बी पॉजिटिव सबसे अच्छा एक्सेप्टर होता है। अब इसका कारण क्या बता देता हूं मैं आपको। ये लिखिए आप, ये सबने समझ में आ गया, ये पहले ये समझ में आ गया सबको कैसे लिखते हैं, ब्लड ग्रुप कैसे डिसाइड किया जाता है, ये समझ में आ गया आप लोगों को। जो ब्लड ग्रुप मिसमैच होता है, मिसमैच, उल्टा पुल्टा जो ब्लड ग्रुप मिसमैच कहते हैं इसको, इसमें ये ऑलवेज होता है इन बिटवीन
incompatibility of donor's antigen and recipient एंटीबॉडी कहा जाता है। याद रखिएगा, जो ब्लड ग्रुप मिसमैच होता है ये डोनर्स के एंटीजन से और रेसिपिएंट की एंटीबॉडी की वजह से होता है। जैसे देखो मैं बता रहा हूं, जैसे मान लिया जाए ये एक ह्यूमन बीइंग है और इसका ब्लड ग्रुप दिया हुआ है ए पॉजिटिव, ये ए पॉजिटिव है, ये मान लो रेसिपिएंट है और ये दूसरा एक इंसान है, ये मान लो बी पॉजिटिव है और ये एक डोनर है। तो अगर ये आदमी अपना ब्लड ग्रुप इसे देता है, इसे ब्लड देता है, देखो ये बी इसने दे दिया, तो होता क्या देखो, डोनर्स के आरबीसी पे, देखो डोनर्स के आरबीसी पे यहाँ पे बी एंटीजन होता है। और आपको पता है कि जो रेसिपिएंट है, इस रेसिपिएंट के पास पहले से ए एंटीबॉडी होता है, ये देखो, सॉरी बी, ए पॉजिटिव है ना, बी एंटीबॉडी यहां पर होगा, देखो ये आर है, ये रेसिपिएंट है, ये तो यहां पर आपका क्या मिलेगा बताओ, यहाँ पे बी एंटीबॉडी मिलता है, ये बी एंटीबॉडी होता है, बी एंटीबॉडी। अब जैसे देखो आरबीसी के सरफेस पे बी है और ये एंटीबॉडी यहाँ पर, ये जो बी है इस बी से रिएक्ट करता है, ये बी मिल गया ना, एंटीजन बी और एंटीबॉडी बी मिल जाता है और इसकी वजह से क्या होता है देखो, क्लम्पिंग ऑफ आरबीसी कहते हैं, क्लम्पिंग ऑफ आरबीसी कहते हैं। और ये जानलेवा भी हो सकता है, आरबीसी क्लम्प कर जाता है, आरबीसी को चारों तरफ से एंटीबॉडी ने घेर लिया, ठीक है, तो ये मिसमैच होता है एक्चुअली। लेकिन अगर मैं बताऊं, अगर मान लिया जाए एक डोनर यहां देखो ऐसा है, ये मान लो डोनर है, ये डोनर है और इसका ब्लड ग्रुप ओ दिया हुआ है, ओ पॉजिटिव दिया हुआ है, ओ पॉजिटिव या ओ नेगेटिव भी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं पहले ओ पॉजिटिव की बात करूं कि ओ पॉजिटिव मान लो अगर ब्लड ग्रुप दे रहा है, इसको बताओ ए पॉजिटिव को, या ओ पॉजिटिव ब्लड दे रहा है बी पॉजिटिव को, तो क्या होगा देखो, ओ के पास जो आरबीसी होगा, जो ओ के पास आरबीसी होता है वहां पर कोई एबी एंटीजन नहीं होता, नो एंटीजन। तो कोई, मैंने क्या कहा था, डोनर्स के एंटीजन से और रेसिपिएंट के एंटीबॉडी से होता है, तो आरबीसी में कोई एंटीजन नहीं है, विदाउट एंटीजन, देखो विदाउट एंटीजन नहीं है, देखो तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ये चीज याद रखिएगा, डोनर्स एंटीजन एंड रेसिपिएंट एंटीबॉडी। और अगर मान लो ये एक ह्यूमन बीइंग है, ये एक ह्यूमन बीइंग है जिसका ब्लड ग्रुप ए बी दिया हुआ है, ए बी पॉजिटिव नेगेटिव व्हाटएवर, तो अब ये बताओ अगर ए बी है तो इसके पास तो एंटीबॉडी है ही नहीं, तो ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं होता, रेसिपिएंट के पास एंटीबॉडी ही नहीं होगा, तो वो कैसे रिएक्ट करेगा एंटीजन के साथ। तो ए बी को आप ब्लड ग्रुप दे दो किसी से, ए बी कोई भी ब्लड ले लेगा ना फिर, क्योंकि इसके पास कोई एंटीबॉडी ही नहीं होता, एंटीबॉडी नहीं होगा तो आरबीसी के साथ वो क्लम्प नहीं करेगा, आरबीसी से रिएक्ट नहीं करेगा वो।
अब क्वेश्चन यहां पर ये है कि ये जो पॉजिटिव नेगेटिव का चक्कर है ये क्या होता है। देखिए आरएच फैक्टर इनकॉम्पेटिबिलिटी कहते हैं इसको। ये समझ में आ गया सबको पहले? तो मैंने क्या कहा कि ये जो एबी एबी ब्लड ग्रुप जिसे कहते हैं आप, वो किसी से ब्लड ले सकता है क्योंकि वहां कोई एंटीबॉडी नहीं होता, और ओ किसी को ब्लड दे सकता है क्योंकि डोनर के पास कोई एंटीजन नहीं होता। तो मैंने पहले कहा था कि ब्लड ग्रुप मिसमैच जो होता है ये डोनर्स के एंटीजन से और रेसिपिएंट की एंटीबॉडी से होता है। ठीक है, अब यहां देखिए, अब देखो RH फैक्टर इनकॉम्पेटिबिलिटी क्या होता है? RH फैक्टर इनकॉम्पेटिबिलिटी देखिए, जैसे मान लो फादर मदर और जो चाइल्ड है, देखिए अगर फादर RH पॉजिटिव है, मदर RH पॉजिटिव है, तो ये जो पॉजिटिव फैक्टर हो सकता है इसके दो एलील हो सकते हैं, प्लस 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 माइनस, और यहां से भी प्लस प्लस और प्लस माइनस हो सकता है। तो उस हिसाब से ये जो बच्चे का RH फैक्टर होगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। ज्यादा चांस पॉजिटिव होने का होता है, एक चांस यदि ये नेगेटिव नेगेटिव साथ में आ जाएगा तो नेगेटिव भी हो सकता है बच्चा, बट 75% चांस है कि बच्चा RH पॉजिटिव होगा। 25% चांस मे बी, अगर ये दोनों साथ में आ गए, देखो ये माइनस, तो नेगेटिव भी हो सकता है बच्चा। समझ में आ गया? और देखो तो पॉजिटिव भी होगा नेगेटिव भी होगा। अगर मैं कहूं फादर अगर मान लो RH, तो पहला तो कंडीशन ये होगा, देखो दूसरा देखो RH पॉजिटिव है, मदर RH नेगेटिव है, तो कंडीशन देखो क्या है, प्लस 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 माइनस, और यहां हमेशा माइनस माइनस है, तो किसी भी कॉम्बिनेशन में देखेंगे आप तो बच्चा हमेशा RH नेगेटिव ही होगा। अरे एलील्स होता है ना, एलील कहते हैं, RH फैक्टर के एलील्स होते हैं, होमोजाइगस हेटेरोजाइगस कहते हैं। ठीक है, और देखो तीसरा देखो, अगर फादर RH नेगेटिव है और ये RH पॉजिटिव है तो कॉम्बिनेशन फिर वही है। देखो अगर देखिए यहां पर ये पॉजिटिव, ठीक है, तो दोनों में से एक होना चाहिए ना, रुक जाओ, तो ये पॉजिटिव, तो यहां भी कॉम्बिनेशन तो वही होगा ना, अगर RH पॉजिटिव है तो यहां भी प्लस प्लस भी तो हो सकता है, यहां पे प्लस माइनस, तो प्लस ही होगा, माइनस माइनस होगा तो प्लस होगा यहाँ पे, तो दोनों पॉसिबिलिटी होता है, माइनस माइनस तो माइनस ही रहेगा यहाँ पे, तो दोनों कंडीशन होते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ देखो, इसमें तो एक ही कंडीशन बनेगा नेगेटिव का, माइनस माइनस यहाँ पर होगा और यहाँ पे वापस प्लस माइनस या प्लस प्लस हो सकता है, तो यहाँ भी कॉम्बिनेशन देखो वही होगा, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। और यह देखिए जरा,
अगर दोनों ही आर एच निगेटिव हो जाए, आर एच निगेटिव, तो बच्चा हमेशा आर एच निगेटिव ही होगा। अरे प्लस डोमिनेट करता है, इतना भी पता नहीं तुम लोगों को? प्लस डोमिनेट होता है ना, डोमिनेटिंग प्लस को कहते हैं। अरे मेंडल का जैसे रूल होता है वही रूल यहाँ पे लग रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी वाला रूल होता है सारा का सारा। ठीक है, अब देखो, अब इसमें एक जो कॉम्बिनेशन देखो ये वाला होता है, जब फादर आर एच पॉजिटिव हो और मदर आर एच निगेटिव हो। अगर फादर, मदर और बच्चा जो है, चाइल्ड जो है, देखो अगर फादर पॉजिटिव है, मदर नेगेटिव है, और बच्चा अगर पॉजिटिव हो गया, देखो ये जो कॉम्बिनेशन है, देखो इस कॉम्बिनेशन, पहला बच्चा अगर पॉजिटिव है, फर्स्ट देखो, फर्स्ट चाइल्ड होता है, फादर पॉजिटिव है, मदर पॉजिटिव निगेटिव है, और पहला बच्चा पॉजिटिव है, तो दिस कॉम्बिनेशन कहते हैं, दिस फैक्टर मे बी लिथल फॉर सेकेंड प्रेगनेंसी। दूसरे प्रेगनेंसी के लिए ये जानलेवा हो सकता है बच्चे के लिए। समझो, मैं बताऊंगा इसके बारे में अभी आपको, कि अगर फादर पॉजिटिव है, मदर आरएच नेगेटिव है, और पहला बच्चा अगर पॉजिटिव है, तो दूसरे बच्चे में प्रॉब्लम आ सकता है, आता भी है। अगर दूसरा बच्चा, अगर बच्चा भी यहाँ पे नेगेटिव हो जाता तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन हुआ क्या कि पहला बच्चा पॉजिटिव है, फर्स्ट चाइल्ड जो है वो आरएच पॉजिटिव है, तो दिस फैक्टर मे बी लिथल फॉर सेकंड प्रेगनेंसी। अब वो कैसे होता है वो समझिए आप लोग। देखो, जैसे मान लो ये मदर है, और ये मान लो फादर की बात मैं कर रहा हूं, फादर मान लिया जाए आरएच पॉजिटिव है। अब ये पॉजिटिव मैंने कहा था, प्लस प्लस भी हो सकता है और प्लस माइनस भी हो सकता है, और मदर आरएच नेगेटिव है, तो इसमें तो हमेशा नेगेटिव नेगेटिव की बात करेंगे। देखो एली की बात करेंगे आप। अब बताओ क्या होगा, अगर मान लिया जाए, अगर मान लिया जाए ये ब्लड ग्रुप फादर का यहां चला गया, देखिए ये रिप्रोडक्शन के समय ही सब कुछ हो जाता है, डिसाइड हो जाता है। तो अगर ये मैरिज हुआ है ऐसे लोगों के बीच में, यहां क्या होगा देखो, अब मान लो ऐसे कॉम्बिनेशन में, अब जो, देखिए यहां पर ऐसे, अब मान लो जो कि, अब ये जो फिटस है, देखो ये फिटस है मदर की बॉडी में, तो चांसेस तो है ना कि बच्चा, ये मान लो अगर फिटस अब हो गया आरएच पॉजिटिव हो गया, पहला बच्चा आरएच पॉजिटिव हो गया, देखो नेगेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन ये पॉजिटिव बच्चा हुआ है, आरएच पॉजिटिव बच्चा है, देखो। तो अब क्या होगा, एट बर्थ, एट बर्थ, ड्यूरिंग बर्थ कह सकते हैं आप, और एट बर्थ व्हेन प्लेसेंटा ruptures, maternal blood and fetal blood comes in contact,
देखो बर्थ के समय क्या होता है, मदर का जो ब्लड होता है और बच्चे का जो ब्लड होता है वो मिक्सअप होता है, मिल जाता है कुछ समय के लिए। और तो अगर ये कुछ समय के लिए मिलेगा तो क्या होगा बताओ, तो क्या होगा, सो दैट एंड हेंस मदर डेवलप्स RH एंटीबॉडी, RH एंटीबॉडी कहते हैं इन हर बॉडी या इन हर ब्लड। मतलब ये है कि बच्चे का बर्थ तो हो गया, लेकिन मदर ने अपने ब्लड में उस एंटीबॉडी के अगेंस्ट, RH एंटीबॉडी के अगेंस्ट, RH एंटीजन के अगेंस्ट, सॉरी, ये जो बच्चे का RH एंटीजन था, RH एंटीजन था फीटस में, इस एंटीजन के अगेंस्ट मदर ने क्या बना लिया, RH एंटीबॉडी इन हर ब्लड। बर्थ के समय बच्चे के RH एंटीजन की वजह से मदर ने RH एंटीबॉडी डेवलप कर लिया अपने बॉडी में, बच्चे का बर्थ तो हो गया। अब देखो सेकंड बार देखिए क्या होगा, ये दूसरा एंटीबॉडी होता है, अब यहां देखो अब मान लो, अब मैं बात कर रहा हूं सेकेंड प्रेगनेंसी का। अब क्या हो रहा है देखिए, फादर मान लो वही है, फादर चेंज नहीं हुआ है, फादर वही है, मदर भी वही है। अब अगर इस फादर की वजह से अब जो फिटस इसमें ग्रो करता है, देखिए ये फिटस में, अगर ये फिटस मान लो अब RH पॉजिटिव है और मदर की ब्लड में पहले से अब ये RH एंटीबॉडी अवेलेबल है, ये तो RH एंटीजन है ना, ये देखो ये RH एंटीजन है, ये सब RH एंटीजन है, और ये मान लो अब ये RH एंटीबॉडी है जो कि इस मदर में पहले से अवेलेबल है। RH एंटीबॉडी तो बन गया था ना, पहले प्रेगनेंसी बन गया था। अब क्या होगा देखो, अगर मान लो ये अब प्लेसेंटा का स्ट्रक्चर है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड है, ये प्लेसेंटा है, ये प्लेसेंटा है, तो ये जो एंटीबॉडी है ये प्लेसेंटा को क्रॉस करके अब पहुंच गया फिटस में। तो IgG टाइप का ये एंटीबॉडी होता है जो कि प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है, पता है। तो ये जो आप अब देख रहे हैं RH एंटीबॉडी, ये कहां पहुंच गया, फिटस के अंदर। यहां क्या हुआ देखो, RH एंटीबॉडी, RH एंटीबॉडी रिचेस इन fetal blood। अब ये यहां पहुंच गया देखो, एंटीजन भी है एंटीबॉडी भी है, तो अब देखो अब यहां क्या होगा, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्ट्स, और इसकी वजह से डेथ होता है फिटस का, डेथ ऑफ फिटस कहते हैं। और ऐसी कंडीशन को ही इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कह दिया जाता है इस कंडीशन को।
जो एंटीबॉडी पहले बन चुका है वो तो अब प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाता है, ऑब्वियस सी बात है ये आईजीजी टाइप में एंटीबॉडी होगा क्योंकि ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है, और प्लेसेंटा को क्रॉस करके वो बच्चे पे पहुंच गया, तो दूसरी प्रेगनेंसी में दिक्कत हो गई है। इस कंडीशन को इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहा जाता है। समझ में आ गया? तो पहले प्रेगनेंसी में आरएच एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हुआ था मदर में, ड्यूरिंग फर्स्ट प्रेगनेंसी आरएच एंटीबॉडीज फॉर्म, और सेकंड प्रेगनेंसी में क्या हुआ, वो एंटीबॉडी क्रॉस करके मदर में के प्लेसेंटा को क्रॉस करके बच्चे में पहुंच गया, फिटस में पहुंच गया, और एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्ट कर गया और इससे बच्चे का डेथ हो गया। समझ में आ गया? अब देखो, अब जब दूसरे बच्चे का डेथ हो गया है तो अब ये है कि अब जो एंटीबॉडी आपके बॉडी में अवेलेबल है उस एंटीबॉडी की हाफ लाइफ कितनी है। अगर एंटीबॉडी खत्म हो जाए तो तीसरा प्रेगनेंसी हो सकता है, लेकिन उस एंटीबॉडी को खत्म करना पड़ेगा। तो आपको पता है कि अगर प्रेगनेंसी नॉर्मल चाहिए तो क्या लिखते हैं, इफ द फादर इज RH positive and mother is RH negative, to avoid any miscarriage or to avoid any difficulty, mother should have given injection of antibody, RH एंटीबॉडी कहते हैं। जिस समय ये एंटीबॉडी बना उसी समय आप उस एंटीबॉडी को डिस्ट्रॉय कर दीजिए। तो पार्चुलेशन के तुरंत बाद, जस्ट आफ्टर पार्चुलेशन कहता है, जस्ट आफ्टर पार्चुलेशन, बर्थ के तुरंत बाद, जैसे पहले बच्चे का बर्थ हुआ ना, और ये डॉक्टर को पता है, मदर फादर को भी पता है कि ये ब्लड ग्रुप है, तो तुरंत अगर इंजेक्शन दे दिया गया, किसका बताओ, एंटीबॉडी का इंजेक्शन, ताकि जितने एंटीबॉडी बने हैं वो सब खत्म हो जाए, तो दूसरे प्रेगनेंसी में दिक्कत नहीं आएगी। आप जैसे ही बना उसको खत्म कर दिया आपने। बेटा ये इनहेरिटेड होता है, ये एक जेनेटिकल फैक्टर्स है कि हर एंटीबॉडी एक्सपोजर के बाद नहीं बनता। अगर मदर का ब्लड ए नेगेटिव है और बच्चे का बी पॉजिटिव, तो देखो ए बी से दिक्कत नहीं होता, पॉजिटिव चाहे, देखो मैं क्या बोल रहा हूं, देखो अगर मदर नेगेटिव है और फिटनेस भी नेगेटिव है फॉर एनी ब्लड ग्रुप, और एनी ब्लड ग्रुप, नो प्रॉब्लम। अगर मदर पॉजिटिव है, फिटनेस पॉजिटिव है, नो प्रॉब्लम फॉर एनी ब्लड ग्रुप। समझ में आ गया? अगर मान लो मदर पॉजिटिव है और फिटस नेगेटिव है,
तो यहां से भी कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम फॉर एनी ब्लड ग्रुप। देखिए, मदर पॉजिटिव है, फिटस पॉजिटिव है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी ब्लड ग्रुप के लिए। अगर मदर नेगेटिव है, फिटस नेगेटिव है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी ब्लड ग्रुप के लिए। अगर मदर पॉजिटिव है, फिटस नेगेटिव है, तो ये तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक ही मैंने क्या कहा था, एक ही कंडीशन होता है। देखो, अगर मदर नेगेटिव है और फिटस पॉजिटिव है, तो ये कंडीशन सेकेंड प्रेगनेंसी के लिए ठीक नहीं होता। पहले प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं होगी। एक ही कंडीशन देखो, मदर नेगेटिव है और फिटस पॉजिटिव, तो ये कंडीशन कंफर्टेबल नहीं है, ये ठीक नहीं होता दूसरे प्रेगनेंसी के लिए। पहले प्रेगनेंसी में यहां भी दिक्कत नहीं आती। समझ में आ गया सबको? अरे, नेगेटिव का मतलब होता है कुछ नहीं होना, कुछ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं होता। तो ये जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है, इससे कोई दिक्कत नहीं होता है। दिक्कत केवल RH फैक्टर की वजह से होता है, और वो भी सेकेंड प्रेगनेंसी ऑनवर्ड। पहले प्रेगनेंसी में वहां भी कोई दिक्कत नहीं है। अरे बोल तो दिया, अगर मदर का ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव हो और बच्चे का बी पॉजिटिव, से क्या हो जाएगा? मदर का ए नेगेटिव है और बच्चे का बी पॉजिटिव, इससे क्या हो जाएगा बताओ? मदर तो नेगेटिव है ना और बच्चा पॉजिटिव है, तो इसमें प्रॉब्लम है। सेकंड प्रेगनेंसी में दिक्कत आएगी इसमें। मैंने क्या कहा कि नेगेटिव हो गया पॉजिटिव हो गया ना, पहला बच्चा अगर पॉजिटिव है और मदर नेगेटिव है, देखो मदर नेगेटिव बच्चा पॉजिटिव है, तो दूसरे प्रेगनेंसी में दिक्कत हो जाएगी। फिर समझ में आ गया सबको? हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। RH फैक्टर का जो एंटीबॉडी होता है वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाता है। समझ में आ गया सबको? ये अब दिक्कत तो नहीं है इसमें? RH फैक्टर में दिक्कत तो नहीं है अब? चलिए, दैट्स बेटर। तो इसको मिटा दिया जाए यहां से। सेकेंड नेगेटिव चाइल्ड के लिए है ये प्रॉब्लम। हाँ, अगर दूसरा बच्चा भी अगर पॉजिटिव हुआ, देखो अगर दूसरा बच्चा नेगेटिव हो गया तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये चांस है कि दूसरा बच्चा अगर नेगेटिव हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर दूसरा बच्चा भी पॉजिटिव है तो प्रॉब्लम है। समझ में आ गया सबको? अगर दूसरा बच्चा नेगेटिव हो जाए तो उस बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर दूसरा बच्चा पॉजिटिव होगा तो दिक्कत हो जाएगी उसको। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया?